तो G20 समिट के आयोजन स्थल से ये शानदार भव्य दिव्य तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत मंडपम का नाइट व्यू है। ऐसे लगता है जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हैं। भारत मंडपम को सजाया गया है तिरंगा लाइट से और यहां पर बारी बारी से ये लाइट्स की रोशनी आती है और मनमोहक नजारा पेश करती है। नटराज की मूर्ति जिसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है और इन दृश्यों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, इस आयोजन को दुनिया को दिखाने के लिए कितनी मेहनत यहां पर लोगों ने की है। एक सामूहिक प्रयास का यह नतीजा है कि इतना सुंदर बेहद खूबसूरत नजारा ये दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि आज भारत मंडपम में ही G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई, जहां पर कई बड़े कूटनीतिक फैसले लिए गए। 2 सत्र का आज आयोजन यहां पर हुआ था भारत मंडपम में। पहला था वन अर्थ, दूसरा सत्र था वन फैमिली और 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले इस मंडपम में बैठकर G20 देशों के प्रतिनिधियों ने लिए। और कूटनीतिक कार्य पूरा होने के बाद अब रात की ये छटा देखते ही बन रही है। G20 का जो लोगो लगाया गया है वहां पर, उसमें भी तिरंगे की रोशनी साफ नजर आती है और नटराज की मूर्ति के पीछे का जो नजारा है बेहद खूबसूरत और ये तमाम सदस्य देशों के लहराते झंडे भी एक मनमोहक नजारा पेश कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत मंडपम को 750 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और इसमें एक एक चीज जो रखी गई है वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का आईना नजर आती है। चाहे वो स्वागत स्थल हो जहां पर कोणार्क का चक्र रखा हुआ था, या फिर जो बाहरी खूबसूरती है, बाहरी जो सजावट की गई है, वहां पर भी कोशिश ये की गई है कि हर सजावट से, हर कलाकृति से भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कार का संदेश पूरी दुनिया तक जाए और ये सुंदर झांकी, भारत की विविधता से भरी ये सुंदर झांकी पूरी दुनिया देख पाए। शानदार तस्वीरें जो मन को मोह लेती हैं। आपको बताएं कि भारत मंडपम जिस जगह पर पहले प्रगति मैदान हुआ करता था, जहां पर ट्रेड फेयर लगा करता था, प्रगति मैदान के बड़े बड़े हॉल्स यहां पर हुआ करते थे, अब उन सब की जगह यहां पर भारत मंडपम को तैयार किया गया है। और इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो भी यही था कि जब बड़े बड़े समिट यहां पर हों तो एक ऐसा स्थल देश की राजधानी में होना चाहिए जहां पर बड़े पैमाने पर सम्मेलनों को, समिट्स को आयोजन किया जा सके, बड़े आयोजन जहां पर किए जा सके। और ये केवल एक आयोजन स्थल नहीं है बल्कि ये भारतीयता का पूरा आईना है जो इस समय रात में जगमग हुआ है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के सितारे जमीन पर आ गए हैं। चप्पे चप्पे को बेहद खूबसूरती के साथ संवारा गया है, सजाया गया है। आपको बताएं कि फूलों से सजावट की गई है और केवल भारत मंडपम में ही नहीं, जहां जहां हमारे विदेशी मेहमान ठहरे हैं उनके ठहरने के स्थल से लेकर भारत मंडपम तक का जो पूरा रास्ता है, आपको बताएं कि 30 होटल्स में इंतजाम किए गए हैं तमाम विदेशी मेहमानों के ठहरने का, रुकने का। और वहां से लेकर भारत मंडपम तक जितने रास्ते जाते हैं उन रास्तों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और कोशिश ये की गई है कि दिल्ली में भारत की जो विविधता है, अलग अलग हिस्सों के जो कलाकृतियां हैं, अलग अलग हिस्सों की जो कला है, वो दिल्ली में प्रदर्शित की जाए। यानी कि दिल्ली में इस समय आप मिनी भारत के दर्शन कर सकते हैं कलाकृति के नजरिए से, सजावट के नजरिए से। और ये बेहद खूबसूरत लाइटिंग जो पल पल अपना रंग बदल रही है, कभी नीला रंग हो जाता है। आपको बताएं कि तिरंगे के रंगों का थीम बेसिकली यहां पर रखा गया है। कभी केसरिया लाइट जलती है, कभी व्हाइट यहां पर रंग नजर आता है, कभी यहां पर ग्रीन रंग नजर आता है और कभी नीली लाइट यहां पर जलती है। और ये रंग इस पूरे के पूरे प्रांगण को, इस पूरी की पूरी परिसर को और भी मनमोहक बना देते हैं। तो रंगों की अद्भुत छटा इस समय रात के समय भारत मंडपम में दिखाई दे रही है। भारत मंडपम जिसे 750 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और एक विशाल एरिया में इसका निर्माण किया गया है। आपको बताएं कि दुनिया के जो बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं उनमें से एक भारत मंडपम की गिनती अब की जाती है। और ये भारत मंडपम पूरी दुनिया में भारत की न केवल संस्कृति की अलग पहचान, अलग छाप छोड़ रहा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत कितना बदल रहा है, कितना बदल चुका है। और इसके जरिए भारत की जो विरासत है और वो भी झलक में आती है। और भारत की जो आर्थिक प्रगति है जिसका दुनिया इस समय लोहा मान रही है, जिसका पूरी दुनिया इस समय लोहा मान रही है। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था के नजरिए से चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बावजूद भारत एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स को न केवल शुरू कर रहा है बल्कि उनको पूरी
मेहनत के साथ आगे भी बढ़ा रहा है, उन्हें कंप्लीशन भी उनका पूरा किया जा रहा है। और ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, एक के बाद एक ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष किसी ने जमीन पर बना दिया हो। रंगों के जरिए अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताएं कि आज भारत मंडपम में बैठकों का आयोजन किया गया। 2 सत्र यहां पर G20 के चले। शुरुआत हुई थी विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के साथ। खुद पीएम मोदी ने तमाम विदेशी मेहमानों की अगवानी की और उनका स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, आपको बताएं कि इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट में आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, उसकी भी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई राष्ट्रपति भवन में। वहां पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद तमाम मेहमान वहां पर पहुंच जाएंगे, बारी बारी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। और एक व्यापक मेन्यू भी वहां पर रखा गया है विदेशी मेहमानों के लिए। और न केवल इन तस्वीरों के जरिए जो भारत मंडपम में जो पूरा का पूरा सज्जा सजावट की गई है, न केवल उसके जरिए भारतीयता की झलक विदेशी मेहमानों को दिखाई गई है, ये सुंदर नजारा दिखाया गया है, बल्कि जो खाने का मेन्यू आज रात्रि भोज में पीएम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज आयोजित किया है विदेशी मेहमानों के सम्मान में, उसका मेन्यू भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि वहां पर भी भारत का हर जायका विदेशी मेहमानों को मिल सके। और सबसे अहम बात यह है कि जो पकवान बनाए गए हैं, जो वहां पर मिष्ठान बनाए गए हैं, उन सब में कोशिश ये की गई है कि श्री अन्न यानी मिलेट्स का इस्तेमाल किया जाए। और उसके जरिए चाहे वो स्टार्टर हो, चाहे वो मेन कोर्स हो, चाहे वो मिष्ठान हो, सब में मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो पकवान तैयार किए गए हैं। इसके अलावा एक झलक जो भारतीय संस्कृति की खान पान के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें भी जो मेन्यू है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो जो चीजें रखी गई हैं वो भी भारत के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करती हैं खान पान के नजरिए से। और इसमें जो मेन्यू हमारे पास आया है, जो शुरुआती व्यंजन होंगे यानी कि जो स्टार्टर्स होंगे, उनको जो नाम थीम दिया गया है पात्रम, ताजी हवा का झोंका, जो इस समय वहां पर रात्रि भोज चल रहा है, उसमें मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो स्टार्टर्स हैं, जो चीजें रखी गई हैं वहां पर, उनमें मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और जो मुख्य भोजन होगा वहां पर वन वर्णम यानी कि मिट्टी के गुण, ये थीम रखा गया है। और यहां पर भी जो व्यंजन परोसे जाएंगे, जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं, वहां पर भी आपको बताएं कि मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरफ आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि आज का जो आयोजन का जो अगला हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हिस्सा है आपका राष्ट्रपति का रात्रि भोज, जो विदेशी मेहमानों के सम्मान में आयोजित किया गया है। मुख्य भोजन की मैं बात कर रहा था, वहां पर भी आपको बता दें कि मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारतीय रोटियां, और उसमें जो आकर्षण का केंद्र है वो है मुंबई का पाव। जी हां, वड़ा पाव के बारे में, मस्का पाव के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन विदेशी मेहमानों को भी इसका जायका का स्वाद आज वहां पर परोसा जाएगा। इसके अलावा बाकर खानी भी एक वो रखा गया है, जहां पर तमाम तरह के इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी यहां पर परोसी जाएगी विदेशी मेहमानों को। मिष्ठान में भी जो मिष्ठान का वो थीम रखा गया मधुरिमा स्वर्ण कलश, इसमें भी बहुत सारे पकवान यहां पर रखे गए हैं। इलायची की खुशबू वाला हलवा यहां पर रखा गया है। इसके अलावा अंजीर, आड़ू, मुरब्बा और एम्बो मोहर राइस क्रिस्प यहां पर रखे गए हैं। और पेय पदार्थों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोशिश की गई है कि भारत के जो पेय पदार्थ अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो मशहूर हैं, उनको यहां पर शामिल किया जाए। इसमें कश्मीरी कहवा है, फिल्टर कॉफी है, दार्जिलिंग चाय है। और खाने के आखिर में भारतीय जो परंपरा रही है, उसमें खाने के आखिर में पान का जायका लोग जरूर लेते हैं। और पान के जायके के लिए आपको बताएं, पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स को यहां पर रखा गया है। तो पूरा मेन्यू हमने अभी आपको बताया किस तरीके से रात्रि भोज में जो विस्तार से जो व्यापक मेन्यू, जो बड़ा मेन्यू रखा गया है विदेशी मेहमानों के लिए, उसकी एक एक डिटेल्स हमने आपको बताई। और ये तस्वीरें इस समय आपके सामने, जो मनमोहक तस्वीरें आपके सामने इसमें है भारत मंडप की रात का, ये सुंदर नजारा इस समय आप देख पा रहे हैं। G20 समिट में फिलहाल बैठकों का दौर जारी रहा। आज पूरे दिन आपको बताएं 2 सत्र हुए। वन फैमिली थीम पर G20 के दिग्गजों का मंथन हुआ। दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि G20 लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। इस घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए सभी देशों के शेरपा और विदेश मंत्रियों ने काफी मेहनत की है। टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली
G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो भारत मंडपम का ये शानदार व्यू इस समय आप देख रहे हैं। इसकी खासियत के बारे में अगर हम आपको बताएं, इस पूरे कन्वेंशन सेंटर की खासियत के बारे में बताएं, तो ये जो दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं उनमें से एक में इसकी गिनती की जाती है। 123 एकड़ में ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। विशाल परिसर है इसका, विशाल इसका प्रांगण है और इसी में G20 समिट के आज पहले दिन का सम्मेलन हुआ, कल दूसरा दिन होगा जिसमें तीसरे सत्र पर चर्चा की जाएगी। आज 2 सत्र यहां पर संपन्न हुए। आपको बता दें कि यहां पर 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है और इस भारत मंडपम के 3 फ्लोर्स हैं, जिनमें अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। बड़े बड़े हॉल हैं, एमपी थिएटर है, कई बैठक रूम हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सजाने में, इसको संवारने में, इसको खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत यहां पर लगाई गई है। और आपको बताएं कि कई यहां पर वीआईपी लाउंज हैं, कई आधुनिक तकनीक वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी यहां पर मौजूद हैं। और जिस भारत मंडपम में G20 सम्मेलन चल रहा है, वहां पर विदेशी मेहमानों ने जहां पर बैठकर मंथन किया, उसके अलावा एक बड़ा मीडिया सेंटर यहां पर बनाया गया था, जहां पर तमाम देश दुनिया के मीडिया कर्मी, मीडिया मौजूद थे यहां पर इस G20 समिट को कवर करने के लिए। और भारत मंडपम एक अलग ही छाप इसकी दुनिया में दिखाई देगी, एक अलग ही इसका जो आकर्षण है दुनिया में दिखाई देगा और ये खूबसूरत तस्वीरें उसी की मुनादी यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि जो पहला सेशन, जो पहला सत्र हुआ था आज G20 समिट में, उसका थीम था वन अर्थ, जिसमें जलवायु संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई और कोविड काल के बाद भरोसे की कमी के संकट का मुद्दा भी इसमें चर्चा का मुद्दा बना। उन्होंने कहा कि जंग में ये संकट और बढ़ा और इसे दूर करने की जरूरत है। ये बातें पीएम मोदी ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर दुनिया के देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि खाद्य, जल और ऊर्जा की सुरक्षा पर भी साथ काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में खाद्य, ईंधन और फर्टिलाइजर के बेहतर प्रबंधन की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को पथ प्रदर्शक मंत्र के रूप में पेश किया। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम
आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। मंत्री के संबोधन की अहम बातें अभी आप सुन रहे थे और इसके बाद एक बार फिर से आपके सामने पेश है ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो भारत मंडपम का नाइट व्यू है। नटराज की मूर्ति, उसके पीछे विशाल मेगा कन्वेंशन सेंटर और सीधे हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। बेहद खूबसूरत नजारा अभी भारत मंडपम का अमित हमने देखा, रात में बेहद खूबसूरत वो लग रहा है और आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप तो और भी करीब से इसको देख पा रहे हैं। इस पूरे खूबसूरत नजारे के आधार पर अगर मैं एक सवाल करूं वो ये कि जो पूरा ये नजारा है उसके जरिए दरअसल भारतीय सांस्कृतिक विविधता, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराओं की एक छाप दुनिया पर छोड़ी जा रही है। बाकी जो सवाल है मसले से जुड़े उस पर मैं बाद में आता हूं। बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमेशा दो तरह की शक्तियों के पावर्स की बात होती है, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। तो भारत के पास फिलहाल हम कह सकते हैं इस दौर में दोनों ही शक्तियां हैं। एक तरफ हार्ड पावर तो है ही, जहां पे हम अपना वर्चस्व धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट पावर, जो कल्चरल लिगेसी है हमारी, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जिस तरह का हमारे पास एक तरह से कल्चर्स का बैंक है, भाषाओं का बैंक है, आर्ट का बैंक है, तो वो सब कुछ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और आप ध्यान दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो प्रेसिडेंसी है G20 की, उसमें एक बात को अंडरलाइन करके कहा जा रहा है कि हमने इसको लोगों का G20 बनाया। हर व्यक्ति, हर शहर, भारत के अलग अलग राज्य और जो भाषाएं हैं, जो विविधता है, उसको समाहित करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं इस लंबा जो सफर था, जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ जब हमको प्रेसिडेंसी हैंडओवर की गई, उस लंबे सफर में आप देखेंगे तमाम जो इवेंट्स हुए, शहर दर शहर उनको डिवाइड किया गया, अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, और ताकि जो कल्चर्स हैं हमारे, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, वो दिखे। और यही वजह है कि जब अब भारत मंडपम तक ये सफर आता है तो वहां पे भी इंडिया की जो एक इंटीग्रेटेड इमेज है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अमित, चाहे मंडपम के बाहर लगी नटराज की मूर्ति हो या फिर जहां पर मेहमानों का स्वागत किया गया वो कोणार्क चक्र हो, ये तमाम वो हमारे प्रतीक हैं जो हमारा गर्व से सर ऊंचा कर देते हैं। और इन प्रतीकों के जरिए भी भारत की इस विविधता की, भारत की सॉफ्ट पावर का संदेश दुनिया के बीच पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जो सांस्कृतिक मेलजोल होता है वो रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और शायद यही वजह है कि जब जब शेरपा डेलीगेशंस की बैठक हुई उस समय भी कोशिश की गई कि भारत का एक ये रूप दिखाया जाए, और जब मेन शिखर सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, उसमें भी ये कोशिश की गई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, भारत उन देशों में शुमार है जहां पे आपको एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखता है, और जो
मॉडर्न वर्ल्ड है, जो तमाम शक्तियां जो आपको मजबूत करती हैं और बड़े देशों के बीच में खड़ा करती हैं, वो तो हमारे पास है ही, लेकिन हमारे पास एक लंबा कल्चरल हेरिटेज है, हमारे पास इतिहास है, आर्ट है, कल्चर है और विविधता है। और कहीं ना कहीं आप जैसा कह रहे थे, अलग अलग राज्यों में इस G20 के मीटिंग्स को, शेरपा मीटिंग्स को, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को कंडक्ट कराया गया, ताकि जो इंडिया और भारत की जो बड़ी तस्वीर है वो दिखे। और कहीं ना कहीं वही भारत मंडपम में भी आपको दिखता है, चाहे आप नटराज की मूर्ति की बात कर रहे थे या बाकी चीजों की। तो कहीं भारत की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो विदेशी मेहमान आए, चाहे वो G20 के मेंबर स्टेट्स हो या फिर जिन लोगों को इन्वाइट किया गया था, वो उस भारत की पूरी तस्वीर देखे, जिसका इतिहास हजारों सालों का है, जिसके पास भाषा से लेके जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है वो काफी मॉडर्न रहा है लंबे समय से, उसकी तस्वीर, उसकी झलक दिखाई दे। जी, रात्रि भोज भी इस समय चल रहा है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के सम्मान में आयोजित किया है। ये तो बात हुई साज सजावट की, भारत मंडपम की, जिसके जरिए हमारी कल्चरल हेरिटेज को दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें खान पान की, तो यहां भी कोशिश ये है कि भारत की जो फूड विविधता है, यानी कि जो खान पान की विविधता है, उसको भी अपने मेहमानों के सामने परोसा जाए। और श्री अन्न, जिसको लेकर तमाम मंचों से पीएम मोदी ने दुनिया के सामने इसको रखा है, यहां भी उसका मुजाहिरा हम देख पा रहे हैं, यहां भी उसकी झलक हम देख पा रहे हैं। स्टार्टर से लेकर पान खाने तक पूरा भारत प्लेट में नजर आएगा आपको। देखिए अनंत, वैसे भी भारतीयों के लिए एक बात कही जाती है, चाहे हम विश्व में कहीं भी रहें, हम अपने खान पान को लेके और अपनी मेहमान नवाजी को लेके अव्वल रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। और पूरी ताकत से, घर में भी एक छोटा सा फंक्शन होता है तो पूरी ताकत से जो भी हमारा सामर्थ्य होता है, हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से भी थोड़ा आगे जाके हम खाने की जो प्लेट है उसको सजाएं। तो यहाँ तो बात है 19 देशों के प्रमुखों को, EU के जो डेलीगेट्स आए हैं उनको, और उसके साथ साथ 9 देशों को जो हमने इनवाइट किया है उनके डेलीगेट्स को, तो सबको समाहित करना है और सबके टेस्ट के हिसाब से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, जो हमारे क्यूजीन में, जो भारतीय क्यूजीन है, जो हमारी डाइवर्स मेन्यू है, उसको प्रेजेंट करती है। और साथ ही श्री अन्न की जो आप बात कर रहे थे, देखिए इसमें 2 मैसेजिंग है, सिर्फ श्री अन्न की बात नहीं है जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें क्रॉप डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, बल्कि वैश्विक रूप पे भी इस वक्त क्रॉप डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत एक खाने की प्लेट से भी एक मैसेजिंग दे रहा है कि किस तरह से जरूरत है हमको क्रॉप डाइवर्सिटी लाने की। जी अमित, ये तो बात हुई हमारी सॉफ्ट पावर की। अब आते हैं जिस G20 समिट जो हो रहा है, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर की। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। 2 अहम सत्र हुए और दोनों अहम सत्र में हर बार बारी बारी से 2-3 गुड न्यूज हमारे पास आई। सबसे पहले शुरुआत में EU से करना चाहूंगा। इस EU का शामिल होना G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। निश्चित रूप से देखिए, वन अर्थ वन फैमिली 2 सेशंस हो चुके हैं, वन फ्यूचर कल होना है, और पूरी जो नजर थी, आप शुरू से ही पिछले 8-9 महीनों का जो सफर है आप उसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत ने इस बात को लगातार दोहराया है और अंडरलाइन किया है कि हम जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बनना चाहते हैं। हम लीडर बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आवाज बनने की बात कर रहे हैं, उनके मित्र के तौर पे खड़े होने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे अहम और पहला पड़ाव होने वाला था वो था अफ्रीकन यूनियन को समाहित करना G20 के जैसे उसमें जो बॉडी है, फोरम है, उसके अंदर। अब इसके कई सारे एंगल्स हैं, कई सारे इसके डिमेंशंस हैं। देखिए, आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे तो उन्होंने इस बात को भारत में आके अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि किस तरह से जरूरत है कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और चाहे UNHC है, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, उसमें तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है और जो वर्तमान समय है उसके रियलिटीज को अकोमोडेट नहीं करता, उसके लिहाज से नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी आपकी अफ्रीकन नेशंस में रहती है, आप उनको
अपने साथ लिए बिना अगर विश्व विकास करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो तमाम कोशिशें फेल होंगी, उसका सक्सेसफुल होना मुश्किल होगा। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने अपने नेतृत्व में G20 में लगातार बाकी देशों को समझाया। और यही वजह है कि आज देखिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत तो है ही, लेकिन एक बड़ा फर्क भी आने वाला है कि अफ्रीकन यूनियन के तहत अफ्रीकी देश जो हैं तमाम, उनको अब एक बड़ा फोरम मिला है अपनी जरूरतों को बताने के लिए और दुनिया से जो जरूरी मदद है उन तक पहुंचाने के लिए। जी, और अब जो बात मैं करने वाला हूं अमित, वो है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर। इस घोषणा को लेकर तमाम तरह के इफ्स एंड बट्स थे, लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल घूम रहे थे और ये भी खबरें आ रही थी कि शुक्रवार को जियोपॉलिटिकल जो पैराज हैं उनको लेकर सहमति नहीं बन पाई, उसको होल्ड कर लिया गया। लेकिन आज आखिरकार सहमति बनी, इसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने की और उस सहमति में जिस प्रकार का संतुलन दिखाई दिया, जिस प्रकार की उसमें कूटनीतिक कौशल दिखाई दिया, वो भी भारत के इस जो पूरा प्रयास भारत ने किया, जो भारत की एक पूरी मेहनत इसके अंदर है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने रहा, वो भी झलकता है इसके अंदर। बिल्कुल, देखिए जिस दौर से इस वक्त दुनिया गुजर रहा है ये बहुत ही मुश्किल दौर है और इस बात को आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से G20 की हुई उसमें भी दर्शाया गया था और लगातार अलग अलग एजेंसीज से जिस तरह से बयान आ रहे थे उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बात जरूर बार बार कही गई है कि कन्फ्रंटेशंस बढ़े हैं, मिसट्रस्ट बढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है और यूक्रेन रशिया का जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट वॉर खिंचा है इतने लंबे समय तक, इसका असर वैश्विक तौर पे जो तमाम चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो या देशों के बीच में संबंध हो, उस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे दौर में और खास तौर पे भारत के लिए और कॉम्प्लिकेशंस था, क्योंकि एक तरफ रशिया का मसला था तो दूसरी तरफ चीन का मसला था और लगातार ये खबरें आ रही थी कि शायद भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है एक जॉइंट डिक्लेरेशन को पूरी सहमति के साथ रख पाना। लेकिन भारत ने निश्चित रूप से जिस तरह से ऑफिशियल्स ने भी G20 के जिन ऑफिशियल्स को इस काम में लगाया गया था उन्होंने जो नेगोशिएशंस किया और आज अहम दिन था, 2 सेशंस के बाद ही लीडर्स डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो टेबल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की थी कि किस तरह से सहमति बन गई है। बाद में अमिताभ कांत जो शेरपा हैं भारत के G20 के अध्यक्षता में, उन्होंने भी इस बात को दोबारा से दोहराया और ये बात भी अंडरलाइन की गई कि तमाम मुद्दों पे 100% कंसेंसस इस बार अचीव किया गया है। तो ये भी एक तरह से बड़ी उपलब्धि है G20 के लिए और उन तमाम अधिकारियों के लिए भी जिन्होंने इसमें पूरा दमखम लगाया, जोर लगाया, ये इंश्योर करने के लिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन पास हो और तमाम मुद्दों पे पास हो। इसलिए आप अगर उसकी वैरायटी देखेंगे, AU से लेके जो हमारे इस वक्त के इस दौर के जो अहम मसले हैं, मुश्किल के मसले हैं, उस पे चर्चा है, उस पे कमिटमेंट्स हैं, SDGs को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके उसमें बात कही गई है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, इंटरकॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कई देशों के बीच से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात, ये सारी चीजें आपको उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिखाई देती है। जी, एक और पहल का ऐलान आज हुआ और वो पहल है जो इकोनॉमिक फोरम की बात है, जिसमें मिडिल ईस्ट है, जिसमें आपका यूरोप है। ये जो एक इकोनॉमिक गेटवे की जो बात की गई है, जिसकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी तारीफ की है, ये पहल भी एक बड़ी, मतलब जो भारत का दर्शन है उस दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक भारत की यहाँ पर जीत के तौर पर इसको देखा जाए कि इतने यू को साथ में लेके आना, मिडिल ईस्ट को साथ में लेके आना, अमेरिका का भी उसका हिस्सा हो जाना। बहुत तब्दीलियां हो रही हैं अनंत। देखिए आप एक तरफ भारत की जो भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, उसका कई सारा असर आपको इंटरनेशनल लेवल की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पे देखने को मिलती है। साथ ही बाकी चीजों पे भी अगर आप देखेंगे, G20 में जिस तरह से इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी की और जिन मुद्दों को लेके शुरू से ही जोर था, चाहे वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात हो या जिस तरह से हम जिस भूखंड में रहते हैं वहां पे किस तरह के डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और क्या तब्दीलियां आनी चाहिए जो
मल्टीलैटरल फोरम्स हैं और जो फिनेंसिंग का पूरा मॉडल है उसको किस तरह से तब्दील करने की कोशिश है, उसमें एक बहुत बड़ा पहल और बहुत बड़ा कदम ये निश्चित रूप से है अनंत। क्योंकि देखिए भारत ने अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि किस तरह से आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत है और उसमें जिस तरह का फाइनेंस, जिस तरह की फंड की जरूरत होगी इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वो इंश्योर करना और फोरम को भी तैयार कर लेना, ये इस पूरे अचीवमेंट को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप पे। और कई सारे जो ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुआ है, जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं, उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अहम डेवलपमेंट्स हैं ये, और ये बहुत सारी पॉजिटिव आउटकम्स हैं। शुरू में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या पॉजिटिव आउटकम्स निकलने वाले हैं दिल्ली समिट से या नहीं। आप देखिए एक एक करके कई सारे आउटकम्स आपको दिखाई देंगे, कई सारे देशों के बात को रजिस्टर किया, नोट किया गया, और उसमें पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो भी दिखाई दे रहा है। अनंत जी अमित, हमें जब प्रेसिडेंसी मिली तो हम एक थीम लेकर चले, हम एक सोच लेकर चले, इसमें वो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो भारत का थीम है वसुधैव कुटुंबकम इस जिस समिट के लिए रखा गया, वो समावेशी सोच, वो संतुलन वाली सोच, वो सबको साथ लेके चलने वाली सोच, जितने भी हम बात करें सहमति बनी है, सहमति पत्र तैयार हुए हैं या फिर जो जो मुद्दों पर सहमति बन पाई है, भारत अपनी जो उसका एक नजरिया है उसको लेकर विश्व के बड़े बड़े देशों को उस मंच पर सहमति बनाने में कामयाब रहा। यानी कि एक जो सोच रही है हमारी दुनिया को लेकर, उस पर भारत तमाम देशों को साथ में लाने में कामयाब रहा। यह भी एक मैसेज जाता है इसका। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम का हमने स्लोगन दिया था, हमने अपनी सोच और अपना विजन दिया था, और दुनिया इस बात को सुनते हुए आई है। दुनिया ने हमेशा हमारी तरफ से ये बात जरूर सुना है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार के तौर पे है। लेकिन ये वो मौका था जब हमने तमाम देशों को, जो दुनिया के ताकतवर देश हैं जिनके पास 85% GDP है, तो उन देशों को एक साथ समझाना कि आखिरकार इसका लेटर एंड स्पिरिट में क्या मतलब है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने उस बात को समझा है, और इस बात को आप समझिए कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट होता है, इन टोटलिटी एक्सेप्ट होता है, तो वो जो उसकी स्पिरिट है वो भी इस वक्त G20 के जो देश हैं वो समझ रहे हैं, और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी समझ रहा है कि किसी भी एक देश को, एक भूखंड को, ये डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसको आप छोड़ के अगर किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के पीछे जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। और इसके पीछे वजह भी है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट का मसला हो, युद्ध का मसला हो, या ग्रीन एनर्जी की बात करें हम, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब होने वाला है, जब उसको लेके क्राइसिस क्रिएट होने वाला है, तो उसकी वजह से ये फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कितने विकसित देश हैं या कितने अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम तमाम लोगों को होने वाली है, तमाम देशों को होने वाली है। और अंडर डेवलप्ड नेशंस के पास कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिसोर्स है कि नहीं, इसकी वजह से पूरा जो हमारा ग्लोबल फैमिली है उस पर इम्पैक्ट होगा। तो भारत ने दुनिया को इस बात को बखूबी समझाया है कि सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो पाएगा। और आप इस बात को समझिए कि जब UN के सेक्रेटरी जनरल भी इंडिया में आके अपना ओपनिंग रिमार्क्स देते हैं G20 के समिट के पहले, तो उन्होंने भारत की इस बात को दोहराया और ये बात कही कि वर्तमान समय के समस्याओं का निदान किसी एक देश या G20 जैसे गुट से नहीं हो सकता है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो आज का दिन बड़ा है, और G20 देशों का जो समिट आज पहला दिन था, उससे बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें एक तरफ भारत की कूटनीतिक जीत यहां पर कई मानों में देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ जो सहमति बनी है मुद्दों को लेकर, वो ये उम्मीद जगाती है कि जो दुनिया के सामने समस्या हैं उनके समाधान की दिशा में दुनिया आगे बढ़ पाएगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, 2 सेशन आज हुए, वन अर्थ वन फैमिली, कल सेशन होना है वन फ्यूचर। अब इस वन फ्यूचर की हम बात करें तो इस फ्यूचर को किस रूप में परिभाषित, यहां पर जो महाशक्तियां आई हैं, यहां पर जो देश आए हैं, किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, उसका रोड मैप क्या हो सकता है?
देखिए, जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका रोड मैप, उस पूरी चर्चा का रोड मैप आपको आज जॉइंट डिक्लेरेशन जो लीडर्स का है, न्यू दिल्ली जॉइंट डिक्लेरेशन है, उसमें दिख रहा है। क्योंकि अंततः आप देखिए, दो अहम सेशंस हो चुके हैं, वन अर्थ का, वन फैमिली का सेशन हो चुका है, और उसमें जो तमाम चैलेंजेस हैं, जो क्राइसिस है इस वर्तमान दौर का, उस पर चर्चा हुई है, और उसका समाधान कैसे निकलने वाला है उसको लेके तमाम जो देश हैं उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन अपना दे दिया है। तो वन फ्यूचर की भी जो रूपरेखा होने वाली है, जो बयान आने वाला है, जिस तरह का सेशन होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पे होने वाला है। क्योंकि वन फ्यूचर निश्चित रूप से जो भविष्य है, जो आगे का रास्ता है, उसके बारे में चर्चा का सेशन है। तो जब जॉइंट डिक्लेरेशन आ जाता है तो आप मान के चलिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन का मतलब ही ये है कि सोल्यूशन कैसे आएगा, जो प्रॉब्लम्स है उसका निदान कैसे होगा, समस्याओं का निदान कैसे होगा, उसको लेके जो चर्चा होनी है वो वन फ्यूचर में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जॉइंट डिक्लेरेशन वन फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा, और जो वन फ्यूचर की का मॉडल था, एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं जॉइंट डिक्लेरेशन में पहले से दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। तो दिल्ली में आयोजित G20 की सफल मीटिंग के बाद शानदार डिनर की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस रात्रि भोज में दुनिया भर के मेहमान शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया गया है, और स्पेशल मेन्यू में भारतीय शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का बफे लगाया गया है। ये मेन्यू पूरा का पूरा आपके सामने है। इसमें दही के गोल और मसालेदार चटनी से सजे वो होंगे, पकवान होंगे, जिसका जायका विदेशी मेहमान लेंगे। आपको बता दें कि इस मेन्यू में तमाम वो चीजें हैं, और भारत की आन बान और शान को ये मेन्यू दर्शाता है। यानी कि भारत की जो फूड विविधता है, भारत की केवल सांस्कृतिक विविधता ही नहीं, जो फूड विविधता है उसका भी यहां पर दर्शन कर पाएंगे जायके के जरिए। भारत की रोटियों की जब बात आएगी तो मुंबई का पाव विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा, एक हाईलाइट है इस डिनर की। इसके अलावा G20 के इस डिनर मेन्यू में और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जो शुरुआती व्यंजन है उनको जो थीम दिया गया है, ताजी हवा का झोंका, पात्रम, ताजी हवा का झोंका, ये थीम के साथ जो शुरुआती मेन्यू है, शुरुआती जो व्यंजन है वो परोसे जाएंगे, जिनको आप स्टार्टर कह सकते हैं। दही के गोल और मसालेदार चटनी के साथ इसको परोसा जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य भोजन होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें परोसी जाएंगी, बहुत सारे पकवान परोसे जाएंगे। पूरा मेन्यू इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, और खास बात यह है कि चाहे वो शुरुआती व्यंजन हो, चाहे वो मुख्य भोजन हो, सब में मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और जब बात आती है रोटियों की यानी कि ब्रेड्स की, तो उसमें मुंबई पाव आकर्षण का केंद्र रहा होगा। जो भी लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई का वड़ा पाव, मस्का पाव जरूर खाते हैं। इसके अलावा बाकर खानी, इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी भी यहां पर परोसी जाएगी। यानी एक के बाद एक तमाम जायके हमारे विदेशी मेहमानों को चखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिष्ठान का, क्योंकि हमारे जो खाने का मेन्यू होता है उसमें मिष्ठान का भी अपना एक अलग महत्व है। मधुरिमा स्वर्ण कलश इसे थीम दिया गया है। इलायची की खुशबू वाला हलवा यहां पर परोसा जाएगा। इसके अलावा अंजीर, आड़ू, मुरब्बा और तमाम तरह के उनसे बने जो व्यंजन है वो यहां पर प्लेट में परोसे जाएंगे विदेशी मेहमानों के। पेय पदार्थों की अगर बात करें तो यहां भी भारत की विविधता को देखने को मिलेगी। कश्मीरी कहवा यहां पर होगा, फिल्टर कॉफी यहां पर होगी, दार्जिलिंग चाय यहां पर होगी। जहां तक कश्मीरी कहवे की बात है, उसका जायका जो भी कश्मीर जाता है जरूर लेता है। फिल्टर कॉफी हमारे साउथ की पहचान है, जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं वहां पर फिल्टर कॉफी का चलन खूब है। दार्जिलिंग चाय, भारत की चाय दुनिया भर में मशहूर है, और दार्जिलिंग चाय के तो कहने ही क्या, इसका भी जायका विदेशी मेहमान ले पाएंगे इस खाने के मेन्यू में। और ये दो तस्वीरें इस समय आपके सामने मौजूद हैं। एक तरफ रोशनी से नहाया हुआ भारत मंडपम है, और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब तमाम विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ रात्रि भोज में शामिल होने के लिए। दो शानदार तस्वीरें, एक तरफ भव्य तस्वीर, दिव्य तस्वीर, सुंदर शानदार सजावट, और दूसरी तरफ वो डिनर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आज दोनों ही तस्वीरों में आप भारत की विविधता को देख सकते हैं। रोशनी के माध्यम से भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाया गया है भारत मंडपम में, और डिनर के माध्यम से भारत की जो फूड डाइवर्सिटी है, यानी कि जो हमारे तरह तरह के व्यंजन हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, मेहमानों को खिलाए जाते हैं, वो भी आज विदेशी मेहमानों के सामने
पेश किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि डिनर शुरू हो चुका है और इस डिनर के लिए खास तौर से मेन्यू तैयार किया गया है और इस मेन्यू की खासियत यह है कि जिस श्री अन्न का जिक्र अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, न केवल स्वास्थ्य के नजरिए से बल्कि क्रॉप डाइवर्सिटी के नजरिए से भी अगर इसको देखा जाए तो आज वही श्री मेन्यू, उससे बने पकवान आज विदेशी मेहमानों को यहां पर परोसे जा रहे हैं। रोशन हुआ भारत मंडपम, एक तस्वीर ये, और दूसरी तरफ डिनर के लिए जो दिग्गज जुटे हैं वो तस्वीरें आपके सामने इस समय मौजूद हैं। आपको बताएं कि भारत मंडपम एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर है जिसकी गिनती दुनिया के 10 शानदार कन्वेंशन सेंटर में होती है। चाहे वो हनोवर का कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे वो चीन के शंघाई का कन्वेंशन सेंटर हो, उनको टक्कर देता है भारत का ये कन्वेंशन सेंटर। ये डिनर का पूरा मेन्यू, इस पे लिखा है होस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये हिंदी में भी छपा है और इंग्लिश में भी छपा है और विस्तार से बताया गया है उस मेन्यू के बारे में, कौन कौन सी डिशेस परोसी जा रही हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि इसमें यह भी बताया गया है कि इन डिशेस में कैलोरीज कितनी हैं, उसका भी बाकायदा यहां पर जिक्र किया गया है और यह बताया गया कि प्रति 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज होंगी, यानी कि एक बाउल अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी। तो जो विदेशी मेहमान हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने खाने का चयन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आयोजन, कोशिश ये है कि न केवल कूटनीतिक कौशल G20 के जरिए भारत ने दिखाया है, बल्कि जो अपनी सॉफ्ट पावर है, जिसका लोहा पूरी दुनिया से मानती है, हजारों साल से जो भारत की ताकत है, भारत की पहचान है, उसको भी यहां पर G20 समिट में प्रदर्शित किया गया है। और ये भारत की न केवल एक विशालता है बल्कि भव्यता जो है, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की भव्यता है, वो भी दुनिया G20 समिट के माध्यम से देख रही है। तो महाशक्तियों के मंच पर सांस्कृतिक रंग जो देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, वो अतुलनीय है, वो अविश्वसनीय है। आपको बताएं कि भारत की इस सांस्कृतिक विरासत का, सांस्कृतिक विविधता का दुनिया लोहा मानती आई है, लेकिन अब उसे करीब से जानने समझने का मौका मिला है। आपको बता दें कि 60 अलग अलग जगहों पर, यानी कि G20 के समिट से पहले 60 अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा बैठकें हुई, जहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जाकर G20 के डेलीगेट्स ने जाकर मंथन किया और उस मंथन के जरिए उन मुद्दों को विचार उन पर किया गया जो इस समय दुनिया के सामने चुनौती हैं, जिनका समाधान खोजने की कोशिश दुनिया कर रही है। और ये सिलसिला पूरे साल चलता रहा, यानी कि जब से भारत को पिछले साल अध्यक्षता मिली थी G20 की, तब से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और जैसे ही भारत के हाथ में अध्यक्षता आई, भारत ने एक सोच, अपना एक नजरिया दुनिया के सामने रखा और उस नजरिए का उसका जो परिलक्षित हुआ है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी हुआ है, दिल्ली डिक्लेरेशन में भी हुआ है। जो भारत ने एक सोच रखी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, वो आज दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ तौर पर नजर आती है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके जरिए दरअसल भारत ये कहना चाहता था कि हमें एक इकाई के तौर पर दुनिया को समझना होगा, एक इकाई के तौर पर दुनिया को देखना होगा, तभी हम समावेशी सतत विकास कर सकते हैं और उस विकास के फायदे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, जब विकास होगा तो उस विकास का जो फायदा है वो कई रूपों में सामने आएगा। वो आपके शिक्षा के रूप में सामने आएगा, वो भूख मिटाने के रूप में सामने आएगा, वो आपके रोजगार को बढ़ाने के रूप में सामने आएगा। और वो जो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, चाहे वो युद्ध का मसला हो, अगर हम एक अपनी जमीन को, अपनी पृथ्वी को एक फैमिली के तौर पर देखते हैं, एक अर्थ के तौर पर उसको पूरा अपना मानते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो इस सोच के साथ, और ये सोच आज की नहीं है, ये सोच भारत में सदियों से रही है, भारत की सोच सदियों से रही है। चाहे हमारे धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें भी हम विश्व कल्याण, विश्व शांति की बात करते हैं और ये सोच हमारी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है उसमें भी परिलक्षित होती है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, पूरा भारत मंडपम इस समय रोशन हुआ है, शानदार लाइटिंग, शानदार रोशनी वहां पर की गई है। इसके अलावा डिनर के लिए तमाम दिग्गज यहां जुटे हैं और रात्रि भोज का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। खास बात और है जिसकी पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही है, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी जिस स्थान पर आज बैठे थे, चाहे वहां पर हम देखें जो पट्टिका रखी हुई थी वहां पर भी भारत लिखा हुआ था, जो निमंत्रण पत्र शुरुआत में सामने आया था उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, और आज जो मेन्यू कार्ड सामने आया है जिसमें बताया गया है कि रात्रि भोज का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया गया है, यानी कि वो होस्ट हैं इसकी, उस पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो ये बातें
ये बातें भी निकलकर सामने आई और ये पूरा का पूरा डिनर का आयोजन, 2 तस्वीरें इस समय आपके सामने, और इस तस्वीरों के जरिए एक तरफ आप भारत मंडपम का नजारा देख सकते हैं। भारत मंडपम के बारे में आपको बताएं कि 123 एकड़ में ये पूरा भारत मंडपम तैयार किया गया है। अब खाने का मेन्यू एक बार फिर से आपके सामने आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती व्यंजन में तमाम तरह के जायकेदार व्यंजन परोसे जाएंगे और इसको थीम दिया गया है पात्रम, ताजी हवा का झोंका, यानी कि आपका जो मेन्यू है उसकी शुरुआत ही इतने लजीज पकवानों से होगी कि आपकी इच्छा करेगी कि आप और अपनी थाली में पकवान खाएं। कोशिश यही है। उसके बाद जब स्टार्टर के बाद मुख्य भोजन की बारी आएगी तो उसमें भी तमाम तरह के व्यंजन यहां पे परोसे जाएंगे और वो व्यंजन बने होंगे मिलेट से। बात आएगी भारत की रोटियों की तो मुंबई के पाव का यहां पर विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। उसका भी स्वाद चखने को मिलेगा हमारे विदेशी मेहमानों को। और केवल खाने तक की बात सीमित नहीं रहेगी, बात आएगी मिष्ठान की भी। तो मिष्ठान में भी जो पकवान परोसे गए हैं वहां पर भी एक अलग ही जायका विदेशी मेहमानों को चखने को मिलेगा। तो एक तरफ खान पान का मेन्यू और दूसरी तरफ कूटनीतिक कौशल, दोनों ही मोर्चों पर आज भारत की समृद्धि दुनिया देख रही है। चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय कौशल आज इसलिए नजर आया कि भारत मंडपम में जहां पर आज G20 का सम्मेलन हुआ वहां पर 2 सत्र का आज आयोजन किया गया और उन 2 सत्रों के बीच में ही ऐलान हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन का कि दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। इसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने की थी और अब रात का समय है 2 सेशन पूरे होने के बाद और रात्रि भोज का आयोजन है। आपको बता दें कि कल कल का दिन भी काफी अहम है क्योंकि कल तीसरे सत्र का आयोजन यहां पर किया जाएगा और तीसरे सत्र का जो थीम रखा गया है वो है वन फ्यूचर। G20 देशों के अंदर 19 देश हैं और EU एक संगठन के तौर पर इसमें शामिल था। आज AU को भी एक संगठन के तौर पर इसमें सदस्यता दे दी गई है, यानी कि उसको भी सदस्य बना लिया गया है। तो ये 21वां पार्टिसिपेंट हो जाएगा सदस्य के तौर पर और 9 ऐसे देश हैं जिनको भारत ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था इस G20 समिट में शिरकत करने के लिए। वो 9 देश भी आज इस अहम बड़े आयोजन का हिस्सा बने, उन्होंने भी शिरकत की। और इसके अलावा भारत की जो सोच रही है वो ये कि दुनिया में जो जिनको विकासशील देश कहा जाता है, जिनको कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आजकल उनको ग्लोबल साउथ की आवाज एक कहा जा रहा है, तो उसकी आवाज बनने में भारत यहां पर आज कामयाब हुआ। पहले भी काफी तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत ने जो पिछड़े हुए देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज बुलंद की है। और आज इसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी भारत को तब मिली जब भारत ने अपनी एक सोच को सामने रखा कि AU को, और ये प्रस्ताव भारत का था, इसकी पहल भारत ने की थी कि AU को शामिल किया जाए G20 देशों में, G20 में उसको शामिल किया जाए और AU को आज शामिल कर लिया गया। और जैसे ही इसकी घोषणा हुई तो वो दृश्य भी देखने लायक था जब AU के अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए, जब उनके आसन ग्रहण करने के लिए कहा गया तो वो जब आए पीएम मोदी से बाकायदा गले मिले और खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर छलक रही थी। तो आज का दिन अगर G20 समिट के लिहाज से हम देखें तो एक कामयाब दिन कहा जाएगा। भारत के कूटनीतिक कौशल के हिसाब से हम देखें तो एक कामयाब दिन कहा जाएगा। आज के जो सेशन हुए उनको फ्रूटफुल कहा जाएगा, फलदायी कहा जाएगा कि उन सेशंस के अंदर केवल मंथन नहीं हुआ बल्कि वो रास्ते भी चुनने की दिशा में कदम बढ़े जिन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी थे जिन पर चलना। तो ये तमाम आज पूरे दिन की हलचल रही G20 की और इस हलचल का अब जो रात्रि भोज के रूप में लोग जो विदेशी हमारे मेहमान आए हैं, अलग अलग देशों के जो दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं, दिग्गजों का जो जुटान हुआ है, वो अब यहां पर बैठकर खानों का जायका भी लेंगे। भारत मंडपम की तस्वीर और एक तरफ दिग्गजों का जुटान रात्रि भोज के लिए, शानदार ये तस्वीरें। और तस्वीरों के अंदर आपको तिरंगे के रंग भी नजर आएंगे, केसरिया रंग नजर आएगा, इसके अलावा हरा रंग भी दिखाई देगा आपको और इसके अलावा नीला रंग भी इसमें है और बार बार ये लाइटिंग चेंज हो रही है रंगों के हिसाब से। और इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी मन लगेगा, उसको ये लगेगा कि नजरें यहां से हटे ना, उसका मन करेगा कि वो भी भारत मंडपम में इस भव्य नजारे को देखने के लिए चला जाए। लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि तमाम विदेशी दिग्गज वहां पर जुटे हैं, महाशक्तियों के दिग्गज वहां पर जुटे हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई गई हैं। और लेकिन G20 की कोशिश ये है कि भव्य तस्वीर आप घर बैठे ही अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकें और वो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।
दिन में भी ये पूरा इलाका जो है बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में तो इसकी छटा ही निराली है और ये नजारा आंखों को सुकून देने वाला है। भारत मंडपम 123 एकड़ में बना ये कन्वेंशन सेंटर, आपको बताएं कि इसमें जो 10,000 लोग बैठ सकते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो तीसरा माला है वहां पर 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से ये भारत मंडपम लैस है और केवल तकनीक का ही सहारा नहीं लिया गया बल्कि कला कौशल का सहारा भी इसको सजाने में, इसको संवारने में लिया गया है। तमाम कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां यहां पर बनाई हैं। आपको बताएं कि विदेशी मेहमान केवल इस खूबसूरती को ना देखें बल्कि जो भारत की अलग अलग हमारी आर्ट है उनको भी प्रदर्शित इस भारत मंडपम में किया गया है। बाकायदा उसके लिए एक हिस्सा निश्चित किया गया जहां पर अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। खादी का भी स्टॉल वहां पर लगा कि अगर विदेशी मेहमान को यादगार के तौर पर कुछ ले जाना है तो उन्हें किसी बाजार में ना जाना पड़े, भारत मंडपम में ही वो उन कलाकृतियों को न केवल देख पाए बल्कि अपने साथ यादगार के तौर पर, भारत की पहचान के तौर पर अपने साथ कैरी कर सकें। इसका भी इंतजाम भारत मंडपम में किया गया है। तो वहां पे तमाम तरह के स्टॉल लगे हैं जहां पर अलग अलग किस्म की, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो, चाहे हमारी अलग अलग कलाकृतियां हो, उनको विदेशी मेहमान न केवल देख पाएंगे बल्कि उनको अपने साथ भी ले जा पाएंगे, खरीद भी उनको सकते हैं। तो आप यहां पर कूटनीतिक कौशल के अलावा खान पान से लेकर हमारी कला तक तमाम चीजों के जरिए भारत से परिचय कराने की कोशिश की गई है विदेशी मेहमानों का। देखिए, पढ़ना भारत के बारे में अलग है, भारत के बारे में जानकारी जुटाना अलग है, लेकिन भारत को करीब से देखना ये अलग ही किस्म का अनुभव होगा उन तमाम विदेशी मेहमानों के लिए, ये हमें लगता है। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा वो भी लगा पाएंगे कि भारत कितना बदल चुका है।